लीजिएगा। जितने सभी साथी थे सभी लोग आ जाइए। सभी का वेलकम है भाई, सभी का स्वागत है ना। बेहतरीन तरीके से क्लास चलने वाली है और बहुत मजा आने वाली है ना क्लास में आज। और काफी अच्छे क्वेश्चंस लिया मैंने आज, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लिया है। सभी लोग आ जाइए, फिर आगे कंटिन्यू करें। आ गए सभी लोग, स्टार्ट करें। चलो भाई, सभी गुड इवनिंग है, सभी को स्वागत है, सभी लोग आ जाइए। बहुत बेहतरीन लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको थोड़ा जूम जाम कर देता हूं और आपके सामने इसको सही परफेक्ट कर दूं, जिससे आप लोग विजुअल हो पाए अच्छे से और आंसर दे पाओ अच्छे से। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चलेगा पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, बेहतर तरीके से सभी लोग जुड़ते चलो भाई, सभी लोग आ जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है। 1 मिनट भाई, है ना, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। हाँ अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। सभी को वेलकम। आगे सभी लोग चलेगा। आइए देखिए, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1947, 14 जून 1947, 31 मार्च 47। अब देखो, सभी लोग हमेशा पढ़े रहते हो, क्या पढ़े रहते हो? माउंटबेटन योजना 1947, है ना। तो माउंटबेटन योजना 1947 तो पढ़े रहते हो साथ साथ, लेकिन अब डेट भी तो पढ़ना है भाई, है ना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो डेट भी पढ़ना पड़ेगा। तो क्या भाई, डेट भी पढ़ना पड़ेगा, साथ साथ याद रखेंगे, है ना। तो याद रखिएगा, डेट भी साथ पढ़ना है। माउंटबेटन योजना याद रखना, माउंटबेटन योजना के तहत ही आपके, है ना, माउंटबेटन योजना के तहत ही आपका, है ना, बाल्कन प्लान के तहत याद रखेंगे। बाल्कन प्लान का नाम सुना होगा। इसी के तहत आपके भारत और पाकिस्तान का क्या होता है? विभाजन होता है। याद रखना, पाकिस्तान यानी पाक और आपका भारत के बीच क्या होता है? विभाजन होता है। ये बात याद रखेंगे। और करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा सर? 3 जून 1947, यानी कि पहला ही सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने ए दिया होगा उनका सभी का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। बिल्कुल, ए वालों का सभी का सही है भाई। गुड इवनिंग है भाई, सभी लोग आ जाए। अरे अभी तो मजा आएगा ना, अभी तो शुरू तो होने दो क्लास को। अरे क्लास कहीं नहीं जाएगी, है ना, क्लास तो यहीं आएगी, डेली यहीं पे मिलेगी। ठीक है, आप लोग का था भाई यार, तो क्लास कहाँ जाएगी, यहीं पर आएगी, डेली यहीं पर मिलने वाली है। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे, करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा सर? ए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग बताएंगे। देखिए, आपके लेवल के क्वेश्चन बनाए गए, यानी कि आपके स्टेट के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। लाला लाजपत राय की मृत्यु का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? तो याद रखें, सभी लोग कमेंट कर देंगे, लाला लाजपत राय की मृत्यु का संबंध किस घटना से? चोरी चौरा कांड है, साइमन कमीशन है, असहयोग आंदोलन है। तो आपको याद है असहयोग आंदोलन सर 1920 का, महात्मा गांधी का। याद रखेंगे 1920 का असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का, याद रखेंगे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है असहयोग आंदोलन भी सर, ये बताइए असहयोग आंदोलन स्थगित कब किया गया था? किसको किसको याद है स्थगित, है ना। तो याद रखना, स्थगित कब किया गया, है ना। तो असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाता है। याद रखना क्यों, रीजन क्या है स्थगित करने का, रीजन क्या है, क्यों? याद रखेंगे क्योंकि 5 फरवरी, यार ना, 5 फरवरी 1922 को क्या होता है? चौरी चौरा कांड होती है ना। चौरी चौरा, यार ना, चौरी चौरा कांड की वजह से आपके गांधी जी उस समय, यार ना, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का करते हैं 12 फरवरी को। लेकिन जब ये स्थगित करते हैं तो एक बार एग्जाम में आया था कि महात्मा गांधी कहाँ थे उस समय। यार ना, महात्मा गांधी कहाँ रहते हैं? तो सभी शायद ध्यान दें, उसमें गुजरात में होते हैं। ये कहाँ? तो गुजरात में रहते हैं। यार ना, गुजरात में थे जब ये घटना घटित थी, है ना। जब चौरी चौरा घटना घटित हुई थी तब इन कहाँ थे? गुजरात में थे। बहुत बेहतरीन, सभी लोग कमेंट करते चलेंगे। बहुत अच्छा आंसर आ चुका है, बेहतरीन। साइमन कमीशन जिन्होंने दिया उनका सत्य आंसर हो जाएगा, साइमन कमीशन इज राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, साइमन कमीशन कब तैयार होता है? यार ना, साइमन कमीशन कब तैयार होता है? तो सर तैयार कब होता है? 1927 को। भारत कब आता है? 1928 को भारत आता है। याद रखना, 1928 को साइमन कमीशन भारत बनकर आता है। याद रखना, 1928 से भारत आता है। तभी जब साइमन कमीशन आता है तो इसको व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? याद रखेंगे, व्हाइट कमीशन के नाम से। व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से सर? व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। क्यों इसको व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है? रीजन ये है क्योंकि इसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको याद में बसाए रखना है। और करेक्ट जवाब हो जाएगा बी। इसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी लाठी चार्ज की वजह से, है ना। जब साइमन कमीशन भारत आया तो इन्होंने कहा साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। और उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनके ऊपर लाठी चार्ज हो जाती है। लाठी चार्ज, है ना, लाठी चार्ज की वजह से सैंडर्स क्या करते हैं? इनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं सैंडर्स।
है ना, जिसकी वजह से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यही तो क्वेश्चन पूछा था, क्या हो जाएगा, बिल्कुल है ना, साइमन कमीशन। जिन्होंने आंसर दिया सही हो जाएगा भाई, बहुत बेहतरीन। हाँ बहुत बेहतरीन। एक बार क्लास को शेयर करते चलिए, क्लास को लाइक करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, है ना। सभी साथियों को बुला लीजिए, अभी देखो संख्या कम है ना, तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा सर, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान देंगे, बहुत अच्छा। चलेगा, देखिए अब कुछ और है भाई, है ना, कुछ चीजें आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट लेके आया हूं मैं आज आप लोग के लिए भाई, है ना, क्योंकि अगर आप लोग मेहनत करोगे मेरे साथ तो मैं भी करूंगा, ठीक है। तो देखो मैंने कल आपको कुछ अधिवेशन पढ़ाए थे, आज यहाँ पर रिवीजन कर देता हूँ। याद है ना, 1885 का मुंबई अधिवेशन डब्ल्यूसी बनर्जी ने किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र होता है। 1886 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सत्र, है ना। प्रथम पारसी अध्यक्ष, अगर पूछ लिया जाए प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन, तो दादा भाई नौरोजी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए, ठीक है। नेक्स्ट 1896, कल मैंने बताया रहीमतुल्लाह सयानी, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम यहीं पर पहली बार गाया गया था, ये भी कल मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज मैं लिखने का नहीं करूंगा, जिससे ज्यादा क्वेश्चन हो सके, बेहतरीन कंटेंट मिल सके। 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी मैंने कल बताया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी, ये मैंने कल आपको बता दिया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट 1888 इलाहाबाद जॉर्जिया है, आईएनसी के पहले यूरोपीय अध्यक्ष या अंग्रेज अध्यक्ष, ये भी तरीके से याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन, ठीक है भाई। सभी साथी याद करते चलेंगे, रिवीजन कराते चलूंगा, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं रहेगी, टेंशन न लेना, ठीक है। तो हर चीजें रिवीजन होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लीजिए ये लीजिएगा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, किस घटना के परिणाम स्वरूप भारतीय नौसेना ने 35 सोमाली समुद्री, है ना, 35 सोमाली समुद्री डाकुओं को पकड़ लिया। व्यापारिक जहाज एमवी रुयन का अपहरण के कारण प्रशिक्षण अभ्यास गलत हो गया, इसलिए समुद्री डाकुओं के साथ वार्ता का प्रयास विफल हो गया, इसलिए, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताएंगे क्या इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। ये सर क्लास में मतलब कहना क्या चाह रहे हो भाई, आपकी बात समझ नहीं आई, क्या कह रहे हो? बिल्कुल ये आंसर आ चुका है, क्या हो जाएगा, व्यापारिक जहाज एमवी रुयन का अपहरण। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा सर, ए इज राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, है ना। क्या कहना चाह रहे हो भाई आप, नैन्सी कुशवाहा जी, क्या कहना चाह रहे हो आप? और भी करा दिया जाएगा, है ना, परेशान नहीं होना। हाँ अब इसी टाइम क्लास चलेगी सक्सेस पॉइंट जी, ठीक है। अच्छा ओके, हर क्लास में इतना ही, आगे भी रिवीजन कराऊंगा, ठीक है, आगे भी रिवीजन कराऊंगा, परेशान नहीं होना भाई, है ना। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, 2024 वाला, कमेंट करके बताना, जो कांग्रेस का अधिवेशन कहां होने वाला था, 2024 वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर होने वाला था, लेकिन जिस दिन होने वाला था उसी दिन आपके पूर्व पीएम की डेथ हो गई, वो उन्होंने शिलान्यास नहीं कर पाया और वापस चले आए थे, लेकिन कहां पर होना था ये मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप लोग करंट पढ़े होगे तो आपको पता होगा। किसने कहा सारी सांप्रदायिकता हानिकारक है, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क अलगाववाद है, और बहुसंख्यात्मक सांप्रदायिकता फांसीवाद में परिणित होती है ना। आशीष नंदी है, बिपिन चंद्र है, जोया हसन है, इनमें से सिद्दीक है, इनमें से कोई नहीं। अब आपको नहीं पता होगा ना कि 2024 वाला सेशन कहां पर होना था, नहीं पता। हाँ 2024 वाला, 2024 वाला याद रख लेंगे। देखो आपको एक चीज पता होगी कि आपके जो पहले हमेशा दिसंबर में हुआ करते थे, आपकी जो आईएनसी के अधिवेशन होते थे हमेशा दिसंबर में होते थे। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि सर 1930 के बाद ये जो सेशन होने लगे जनवरी में होने लगे। क्या 1930 के बाद ये सेशन कब से होने लगे, जनवरी में होने लगे, ठीक है। दूसरी बात, अभी लेकिन जो आपको 2024 का सेशन होना था, ये सेशन कहां होना था आप लोग बताना, लेकिन ये दिसंबर में ही पारित था और सेम डेट को पारित था भाई, याद रखना। महात्मा गांधी का सेशन कब हुआ था, महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन कब किया था, 24 में, 1924 में किया था, है ना। अब 2024 वाला भी सेशन हो रहा था, क्या दिया आप लोग कमेंट? अच्छा ऑप्शन से कर लूंगी, इसका बताइए पहले 4 का क्या हो जाएगा, हमेशा ऑप्शन के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। इसका जवाब क्या दिया आप लोगों ने, बी, बिला जी का आया है बिपिन चंद्र, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल इज राइट आंसर हो जाएंगे। उन्होंने ही कहा था
कि सारी सांप्रदायिकता हानिकारक है, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता तर्क अलगाववाद है, बहुसंख्यक सांप्रदायिकता फांसीवाद में पढ़ित है ना। जिससे पढ़ते हो ना करंट, उससे उस टीचर से पूछिएगा, वो उसको पता होगा, जरूर बिल्कुल बताएगा, याद रखना है ना। तो करंट वाले टीचर से पढ़ना, देखना उसको मालूम होगा भाई, ठीक, उससे जरूर पूछिएगा। लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्या, नहीं भाई, उसी बिपिन चंद्र ने कहा सारी सांप्रदायिकता हानिकारक है, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता तर्क अलगाववाद है और बहुसंख्यक। याद रखना आपके लिए कुछ की पॉइंट्स ले आया गया है लिख के, जब पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको रिवीजन होने में ज्यादा बेनिफिट रहेगा, इसलिए लाया गया है। उन्होंने आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता पुस्तक भी लिखी है। क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता पुस्तक किसकी है, तो ये भी बिपिन चंद्र की है, याद रखेंगे। आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता याद रख लेंगे किसकी है, आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता, ये भी आपकी बिपिन चंद्र की पुस्तक है, याद रखें। आगे इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं भी याद रखेंगे, उपनिवेशवाद पर निबंध, है ना, भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय और विकास, इनकी रचनाएं हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक, है ना, ये भी एक है। आधुनिक भारत में विचारधारा और राजनीतिक आपातकाल के नाम, ये याद रखना, आपातकाल के नाम याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए। सांप्रदायिकता एक प्राइमरी, आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद। राइट, देखो जिनकी जितनी रचनाएं हो सकती थी सभी रचनाएं मैं ले आया हूं आपके सामने भाई, है ना। चलेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, लीजिएगा क्या कह रहा है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी एवं बहिष्कार कार्यक्रम की कल्पना किसके द्वारा की गई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी एवं बहिष्कार कार्यक्रम किसके द्वारा कल्पना की गई, अरविंदो घोष के द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा, या इनमें से कोई नहीं भाई। कल की पीडीएफ मिल गई होगी भाई, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो कल की पीडीएफ मिल गई होगी। आइए थोड़ा सा बंगाल विभाजन पर बात करते हैं। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन याद रखना, बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है, याद रखना, बंगाल विभाजन 1905, याद रखना 1905 करजन के समय, है ना, करजन के समय। क्वेश्चन पूछता है बंगाल विभाजन की घोषणा, है ना, बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है, तो 19 जुलाई 1905 को, है ना, 19 जुलाई 1905 को, याद रखेंगे। बंगाल विभाजन हो कब जाता है, घोषणा होती है 19 जुलाई को, और हो कब गया, है ना, पूर्णता हो कब जाता है, याद रखना, बंगाल विभाजन कब होता है, तो याद रखना 16 अक्टूबर 1905 को ये क्वेश्चन आता है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है और विभाजन कब होता है, तो दोनों डेटों के याद रख लेना, 1905 में करजन के समय। और इन्होंने कौन कहा था, विरुद्ध स्वदेशी एवं बहिष्कार कार्यक्रम की कल्पना किसके द्वारा की गई है, तो सर अरविंदो घोष के द्वारा। यानी करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। क्या दिया आप लोगों ने, देख लो गलत दिए ना, सबके सी दे दिया, किस लिए सी दिए मुझे ये बता दो, क्यों सी दिया है, हाँ क्यों सी दिए हो आप लोग, इतना इजी क्वेश्चन गलत करोगे बंगाल विभाजन से रिलेटेड, है ना, पहले भी पढ़ा चुका हूं, जो पुराने बच्चे हो, है ना, आप लोग गलत मत करो। तो याद रखिए क्या हो जाएगा, अरविंदो घोष इज राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 लीजिएगा। वर्ष 1924 में कानपुर में निम्नलिखित में कौन सा संगठन स्थापित किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल और जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अखिल भारतीय खिलाफत समिति, इनमें से एक सदी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 1924 के कानपुर में, है ना, कौन सा संगठन स्थापित किया गया था, तो याद रखेंगे सभी साथी, एक आता है HSRA और एक आता है HRA, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, है ना, 1924 यही तो क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदुस्तान 1924, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA पूछा गया है, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, है ना, भगत सिंह आपको याद आ रहे होंगे, 1928 भगत सिंह, है ना, या 1928 भगत सिंह, याद रखना 1928, याद रखना 1927 में इन्होंने नौजवान सभा, है ना, भगत सिंह से याद रख लेना 1927 का नौजवान सभा भी याद रखेंगे, 1927 का क्या नौजवान सभा, नौजवान सभा भी याद रखेंगे, 1927 में नौजवान सभा कौन, याद रखना भगत सिंह, है ना। तो HRA पूछेगा तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA 1924 कानपुर कौन, याद रख लेना सचिन सान्याल का नाम ज्यादातर आएगा आपको, है ना, बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन HRA को याद रखेंगे। 1924 कानपुर संगठन है, सचिन सान्याल से ज्यादा जुड़े रहते हैं, नाम आता है। और 1928 का HSRA
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को याद रखेंगे, भगत सिंह से जुड़ा हुआ है। और 27 को याद रखेंगे, नौजवान सभा, भगत सिंह से ही याद रखेंगे, है ना। तो कुछ बातें, छोटी छोटी बातें बताता चलो। क्वेश्चन ज्यादा लिया मैंने, इसलिए ज्यादा आज एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। तो यार क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा आपको और मैटर भी मिलेगा धीरे धीरे। जब भाई एक क्या होता है ना, आपके अंदर वो हो रहा चाहिए ठहराव पर, जितना ज्यादा ठहराव होगा, संख्या होगी, उतना ज्यादा मैं इसको भरने का कार्य करूंगा। बोर्ड में मजा आएगी पढ़ाने में, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के एक भाग के रूप में सत्याग्रह को प्रस्तावित करने वाले दूसरे राष्ट्रवादी कौन थे, है ना। तो आपको याद होगा व्यक्तिगत सत्याग्रही, है ना। व्यक्तिगत सत्याग्रही 1940, आपको याद आ गया होगा 1940 में कौन शुरुआत करता है, तो आपके महात्मा गांधी, है ना। तो महात्मा गांधी शुरुआत करते हैं, याद रखेंगे। और पूछा जाता है कि पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही फर्स्ट, तो पहला कौन हो जाएगा, विनोबा भावे, है ना। तो विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही हो जाएंगे। दूसरा कौन हो जाएगा, तैयार रहना, सेकेंड जवाहरलाल नेहरू, कौन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, है ना, नेहरू साहब। तीसरे कौन हो जाएंगे, तीसरे नंबर के, तैयार रहना, तीसरे नंबर के ब्रह्मदत्त, कौन हो जाएंगे, ब्रह्मदत्त, है ना। तो तीसरे नंबर के ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। तीसरा नहीं पूछा भाई, पूछा क्या है, दूसरा नंबर का पूछा है ना। तो दूसरा नंबर का करेक्ट जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो दूसरे नंबर के हो जाएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू, ये जो राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, है ना, गुड, बहुत अच्छा। ऐसे तो आंसर देना है, ठीक है। चले गुड। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ए इज सॉरी जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, चलेगा। आगे आते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन से, क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित प्रक्रिया में शुरू किया गया था। किसकी प्रक्रिया में, कैबिनेट मिशन योजना के, या क्रिस प्रस्ताव के, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी साथी जवाब देंगे, क्या हो जाएगा। गुड, बहुत बेहतरीन। सभी लोग क्लास को शेयर करते चलेंगे, बेहतरीन तरीके से मजा आ जाएगा भैया ना। आइए अगर बात करें, ध्यान से देखना, हाँ चलिए थोड़ा सा कैबिनेट मिशन के पहले भारत छोड़ो आंदोलन बात कर लो, फिर आओ कैबिनेट मिशन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में याद रखना अगस्त, है ना, अगस्त 42 कब शुरू होता है, अगस्त 42, कहां से सर, मुंबई के, याद रखना मुंबई के ग्वालियर टैंक से, मुंबई के ग्वालियर टैंक से, है ना, याद रखना मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरुआत होता है, याद रखना। इसको दूसरा नाम से जाना जाता है, किस नाम से, सभी साथी ध्यान देंगे, अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति के नाम से नहीं, अगस्त क्रांति के नाम से नहीं, अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। इसी में भारत छोड़ो आंदोलन में याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स करना, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करना, नायिका, है ना, नायिका किसे कहा जाता है भाई, है ना, न्यायिका, नायिका जो भी है ध्यान देना, उनका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करो। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता है, ध्यान ना, अरुणा आसफ अली को, किसे, अरुणा आसफ अली, जल्दी से कमेंट करना। आ गया क्या आंसर, अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। अच्छा ये बताना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गुप्त रेडियो प्रसारण कौन किया था, जल्दी से कमेंट करना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो प्रसारण, ये सभी क्वेश्चन बनते हैं यार ना, अलग अलग क्वेश्चन है, करा रहा हूं आपको। गुप्त रेडियो प्रसारण कार्य कौन किया था, प्रसारण करने का कार्य कौन महिला किया था, तो यार ना उषा मेहता, है ना, तो मेहता नाम याद रखना, उषा मेहता, इन्होंने गुप्त रेडियो प्रसारण करने का कार्य की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन हो जाएंगी, अरुणा आसफ अली हो जाएंगी, ये याद रखना। इसी भारत छोड़ो आंदोलन की बात और कर लो, थोड़ा से ध्यान देना। भारत छोड़ो आंदोलन में, है ना, कैसे ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्रांतिकारियों क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने का कार्य किया गया, याद है, बिल्कुल याद होगा आप लोग को। साथ में याद रखेंगे किसको गिरफ्तार करके कहां रखा गया, किसको गिरफ्तार करके कहां रखा गया, तैयार ना, गांधी प्लस सरोजनी नायडू, गांधी प्लस सरोजनी नायडू को गिरफ्तार करके कहा, तो याद रखेंगे सर आगा खा पैलेस में, कहा, आगा खा पैलेस में रखा गया, आगा खा पैलेस में रखा गया, ये बात याद रखेंगे। साथ में याद रखना गांधी जी के बाद राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार करके कहां रखा गया, याद रखना बांकीपुर जेल में, कहां सर, बांकीपुर जेल में रखा गया, ये बात याद रखेंगे।
क्वेश्चन आता है जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके कहां रखा गया? जयप्रकाश नारायण को याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में, कहां सर? हजारीबाग जेल में रखा गया, हजारीबाग जेल में। याद रखेंगे सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है भाई? तो सभी साथी याद करेंगे। चलिए हाँ, बहुत अच्छा। हजारीबाग बिहार में है। आइए अभी थोड़े से और बातें करते हैं इसमें, किस पर बात कर लिया जाए, थोड़ा से कैबिनेट मिशन पर बात किया जाए, है ना? कैबिनेट मिशन नेक्स्ट पे ले लेता हूं थोड़ा सा आप लोग के लिए। कैबिनेट मिशन ध्यान देना, कैबिनेट मिशन ज्यादा नहीं लूंगा टाइम, कैबिनेट मिशन पर याद रखना, कैबिनेट मिशन। तो क्लीमेंट एटली, है ना, ब्रिटेन के जो पीएम है, याद रखना ब्रिटेन के पीएम, ब्रिटेन के आपके जो पीएम है क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली याद रखना, क्लीमेंट एटली क्या करते हैं? 3 सदस्यीय टीम भेजते हैं, 3 सदस्यीय टीम, याद रखना 3 सदस्यीय टीम भेजते हैं, या मंत्री बोलते हैं, याद रखना 3 सदस्यीय टीम या मंत्री भेजते हैं। उन सदस्यों का नाम क्या होता है? जल्दी से कमेंट करना कि सर काल, क्या होता है? काल। क्या के से क्या होता है? क्रिप्स, के से क्या रखेंगे? क्रिप्स का नाम, है ना, क्रिप्स। ए से अलेक्जेंडर, है ना, क्या नाम रखना है? अलेक्जेंडर याद रखेंगे। यल से क्या रखना है? लॉरेंस को याद रखेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन से सदस्य थे, याद रखना क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस को याद रखेंगे। बहुत बेहतरीन, बिल्कुल क्या दिया है आप लोगों ने? क्लीमेंट एटली, बहुत बेहतरीन आंसर आया है। पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, बिल्कुल गुड। क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा। अच्छा, क्या इसका आंसर क्या दिया आप लोगों ने? भारत छोड़ो आंदोलन का आंसर क्या दिया था, है ना? याद रखना इसका आंसर केवल मैं आपको दे देता हूं, तो क्या हो जाएगा? क्रिस प्रस्ताव, है ना? तो यार ना करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा इसका? बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्रिस प्रस्ताव के पश्चात, है ना, क्रिस प्रस्ताव विफलता के पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, यानी कि बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? बी सही जवाब हो जाएगा। आप लोग क्लास को शेयर थोड़ा सा करो, है ना, तभी तो मजा आएगी। संख्या बहुत कम है, ठीक है, नहीं तो फिर अपनी क्लास को ही 7 बजे कर लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा क्या हो जाएगा? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभी मैंने पीछे बताया है, सभी लोग बताना। बेबल योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन, है ना। बेबल योजना 1945 कब होती है? 1945। माउंटबेटन योजना 1947, है ना। कैबिनेट मिशन अब आप लोग बताना, और इसी से तो अभी पीछे मैंने बताया, तो कैबिनेट मिशन से पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर हो जाएंगे। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। किससे जुड़े हुए हैं? तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बिला जी बी नहीं होगा, सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। सभी साथी ध्यान देंगे, करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी इज हो जाएगा। कैबिनेट मिशन अभी मैंने पीछे बता के आया हूं, तो कैबिनेट मिशन हो जाएगा, है ना। बेहतरीन तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कैबिनेट मिशन से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां लीजिएगा, 10 क्वेश्चन नंबर बताएंगे। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है ना? कोल विद्रोह, बूधो भगत, संथाल विद्रोह, सीधो कांधो, मुंडा, बिरसा मुंडा। सभी लोग कमेंट करेंगे। साथ में कुछ क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, है ना, कुछ विद्रोह और। पागलपंथी विद्रोह इंपॉर्टेंट, पागलपंथी विद्रोह कौन किया था? पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह जल्दी से बताएंगे कि सर पागलपंथी विद्रोह 1925 का कर्डसा, क्या कौन? तो कर्डसा या कर्मसा लिखा होता है, ये करते हैं नेतृत्व। बाद में इनके ये कौन करता है? तो इनके पुत्र हैं टीपू। बाद में कौन नेतृत्व करता है? तो पागलपंथी विद्रोह का तो कर्डसा के पुत्र हैं टीपू, ये करते हैं। तो कोल विद्रोह बूधो भगत, जात्रा भगत, ठीक है। संथाल विद्रोह सीधो कान्हो, चांद भैरव करते हैं, ठीक है। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, ये भी ठीक है। कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है, यानी कि डी सॉरी ई इज राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। और पागलपंथी विद्रोह को याद रखेंगे, कर्डसा। इनके बाद में कौन करता है? पुत्र इनके टीपू करते हैं। तो करेक्ट जवाब ई हो जाएगा, यानी कोई गलत नहीं है, सभी अपने अपने जगह क्या है? सही है। 10वें का सभी के आंसर ए बी आया है। क्या गलत कर रहे हो? ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे आप लोग, है ना। तो मुझे लगता है जो गलत कर रहे हैं पहले मेरी क्लास नहीं देखा है, इसीलिए आज गलत उनका हो रहा है। भाई गलत मत करो, है ना। तो क्यों गलत कर रहे हो सबका सब? मेरी त्वचा पर जगह जगह कालापन है, इसे कैसे हटाऊं डॉक्टर? आंखों के नीचे, होंठों के पास। गलत मत करो, है ना। तो क्यों गलत कर रहे हो सबका सब? हाँ, ये कैसा विद्रोह है?
सन्यासी विद्रोह भी है, पागलपंथी विद्रोह भी है, लुटावना विद्रोह भी है, बहुत सारे विद्रोह है। ठीक है, बढ़ाऊंगा धीरे धीरे, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लोकसभा की उपाधि किसे प्रदान की गई है? सभी साथी बताएंगे कि सर गणेश वासुदेव मावलंकर को, महात्मा गांधी को, हुकुम सिंह को, या एक से अधिक। क्या जवाब हो जाएगा? सभी साथी कमेंट कर देंगे क्या हो जाएगा। अरे राइज न्यू नहीं हो आप, है ना, बहुत पुराने हो, जानता हूं। ठीक है, आइए तो लोकसभा के जनक की उपाधि कौन दिया था? कमेंट करके बताएंगे। तो गणेश वासुदेव मावलंकर इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, इस क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम मुझे याद हो गए। ठीक है, हमेशा नए नए नाम हमेशा नए बने रहो मेरे लिए। लोकसभा के जनक क्या हो जाएगा? गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। और सही जवाब क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा देख लो, पढ़ लो सभी लोग, है ना, विजुअल हो पाए। तो गणेश वासुदेव मावलंकर को जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, लोकसभा के जनक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा लोकसभा के पहले स्पीकर कौन, है ना, एग्जाम में आएगा लोकसभा के पहले स्पीकर कौन। तो क्या आंसर दे के आओगे? लोकसभा के पहले स्पीकर होंगे गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। याद रखना, है ना, दादा साहब के नाम से लोकप्रिय थे ये। मावलंकर नेशनल राइफल साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रो एसोसिएशन रिलायंस के संस्थापक और अध्यक्ष भी रहे हैं। इनके द्वारा कुछ लिखित पुस्तकें याद रख लेना, मानवता ना झरना है, संस्मरणे है, माई लाइफ एट दी वार, है ना। ज्यादा कुछ नहीं याद रखना इसमें से, इसको बस याद रख लेना, बाकी भूल जाना। माई लाइट एट दी वार को याद रख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कई बार एग्जाम में देखने को मिली है, कई कई अलग अलग एग्जामों में। माई लाइफ एट दीवार को याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में आई है और आता रहेगा, याद रखेंगे। तो ये यार ना, माई लाइफ एट दीवार को, इनकी रचना को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लोकसभा की प्रमुख सूची इस प्रकार है, भाई इनको पढ़ने की जरूरत है फिलहाल, मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत होगी। जानना चाहे तो देख लो, है ना, देख लो आप लोग, है ना, सब कुछ जरूरी है आप लोग के लिए, क्योंकि भाई यस स्टेट वाले हो, छोटी छोटी बातें ही एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। यार ना, इस लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था, यानी पहला लोकसभा का सत्र कब हुआ? 52 में। यमे अयंगर लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष बने थे। यार ना, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? तो अयंगर साहब को बनाया गया, ये भी याद रखना। लोकसभा के पहले, है ना, हाँ गुड। तो क्या हो जाएगा? लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष किसको? तो यार ना, अयंगर साहब को। ए.के. गोपाल सो लोकसभा विपक्ष के पहले नेता थे। याद रख लेना, लोकसभा के पहले विपक्ष के नेता कौन थे? तो ए.के. गोपालन थे, है ना। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार हो जाएंगी। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन हो जाएगा? तो मीरा कुमार हो जाएंगी। वह 2009 से 2014 तक इस पद पर कार्यरत रही है। कब से? 2009 से 2014 तक। जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत की निर्वाचित लोकसभा में पहला बजट पेश किया था, है ना। स्वतंत्र भारत में पहला बजट कौन पेश किया? एग्जाम में पूछेगा, तो याद रखना, है ना। क्या याद रखेंगे कि लोकसभा में पहला बजट, स्वतंत्र लोकसभा में, है ना, तो यार ना, स्वतंत्र भारत की निर्वाचित लोकसभा में पहला बजट कौन पारित किया? तो जॉन मथाई। ये सभी क्वेश्चन स्टैटिक जीके के फॉर्म में पूछेगा, आपको पता होना जरूरी रहेगा, नहीं एक एक नंबर गंवाते रहना। ठीक है, फिर जोड़ते रहना, मेरा एक नंबर आ जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, चूक गया, ऐसे 6 साल से वैकेंसी नहीं आई, अब क्या होगा हमारा, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं भाई जियोग्राफी से कुछ क्वेश्चन है 2-4, उसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है? हैली धूमकेतु के रूप में ज्ञात धूमकेतु की कक्षा की औसत अवधि, यानी जो आपका हैली धूमकेतु है, कितने वर्षों में आपको दोबारा से दिखाई देगा, है ना। बताना सर कि सर 46 वर्ष में, 76 वर्ष में, या 66 वर्ष में, तो कब दोबारा दिखाई देगा? हैली धूमकेतु के बारे में बात किया गया भाई। बहुत अच्छा, 76 आ चुका है। क्या हो गया भाई? 76 ईयर में। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा सर? बी इज राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी।
तो 76 वर्षों में दोबारा से आपको दिखाई देने वाला है ना। बहुत सही, 1986 में दिखेगा। अच्छा 1986 में दिखेगा। अच्छा ऐसा है, 86 में कौन जाएगा 1986 में? यार हम लोग नहीं जा पाएंगे, आप बताना कब चलना है भाई, है ना। ये कौन है? नैन्सी जी, दिखेगा, है ना, बहुत अच्छा दिखेगा, 1986 में दिखेगा। ठीक है भाई, चलते हैं। आइए, पृथ्वी के अक्ष का कक्षीय तल की ओर झुकाव 0 डिग्री है, 23.5 है ये भाई, 23.5 है ना। ये आपका 66.5 है। बता रहा कि पृथ्वी के अक्ष का कक्षीय तल की ओर झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री है। बताए, कमेंट करके बताएंगे क्या हो जाएगा। अरे भावनाएं समझ गए थे, है ना, भावनाओं के आपको समझ चुके थे। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हो वो हम समझ चुके थे, बट लेकिन ऐसा ही कहा था, है ना। काफी लंबे सोच, तो हंसे भी तो नहीं थे यार, है ना। आधे घंटे हो गए, 34 मिनट हो चुके, हंसना भी जरूरी है, कंटिन्यू, है ना। चलो, पृथ्वी के कक्ष के अक्षीय तल की ओर झुकाव कितना है? आंसर दे चुके हो, जो पहले पढ़े थे उनका आंसर सही है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनका आंसर गलत हो जाएगा। 66.5 बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 66.5 डिग्री। कितना हो जाएगा? 66.5 डिग्री। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था, जो पहले पढ़ा होगा सही करेगा, नहीं तो फिर से गलत। ये 66.5 है, हाँ मैंने बताया था ये। अब देखो क्यों, आ जाओ, है ना, ध्यान से देखना क्यों अब ये होगा। आ जाओ, देखो मैप दिख रहा है क्या? इधर थोड़ा सा चित्र दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा होगा, ध्यान देना। पृथ्वी की दूरी की ओर एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्षीय तल से 66.5 का कोण बनाती है ना। देखो ये भैया क्या है? पृथ्वी है ना। ये प्रकार से आपकी क्या है? ये पृथ्वी है। मैंने बताया था ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है आपकी, मकर रेखा। और आपको पता है कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री ऐसे है यार। ये क्या है? पृथ्वी के कक्षीय समतल का लंब हो जाता है और ये बनता है 23.5 डिग्री। और पूछता है पृथ्वी का कक्षीय समतल कितना है? तो पृथ्वी का कक्षीय समतल बन जाता है ये 66.5 डिग्री। ये बात याद रख लेना, यही क्वेश्चन पूछा है ना। तो ये पूछा है, ये जब लंब से पूछता है समतल पर लंब कितने डिग्री पर है, तब 23.5 पर जाते, है ना। तो याद रख लेना। तो यार ना, पृथ्वी की दूरी और कक्षीय तल का झुकाव 66.5 डिग्री हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान से बसाया रखना है और गलत मत करना, ठीक है। और ये आपको पता ही है ना। ये कटिबंध आपको याद होंगे, कहिए याद करा दो, बाकी मैं मैप में ले आया था। विषुवत व्रत है ये आपका, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया यानी कर्क रेखा। ये आपका विषुवत व्रत हो गया यानी मकर रेखा हो गई। ये आपका दक्षिणी ध्रुव व्रत हो गया यानी कि दक्षिणी शीत कटिबंध बोलते हैं इसको, उत्तरी शीत कटिबंध, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, ये आपका उष्ण कटिबंध हो जाता है, अलग अलग नाम से अलग अलग प्रकार से पूछता है। और यहाँ ये पूछ लेता है, अभी पिछली बार आपके बीपीएससी पूछा था, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा था, ध्यान देना, बताता हूं। पूछा था जो शीतोष्ण कटिबंध है, ये पूछा था शीतोष्ण कटिबंध कहां कहां पर पाया जाता है ना। ध्यान देना, बिहार वाले पीआरटी में क्वेश्चन पूछा था क्या, ये शीतोष्ण कटिबंध कहां पर पाया जाता है? ऑप्शन ऐसे सेट थे, उत्तरी ध्रुव और मकर रेखा के बीच में, कहा था दक्षिण और 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच में, है ना। ऐसे करके ऑप्शन यहां से बनाए गए थे, तो याद रख लेंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए, 23.5 और 66.5 के बीच में आपका शीतोष्ण कटिबंध, और इधर नॉर्थ में और इधर साउथ में दोनों तरफ पाया जाता है। अगर वो नॉर्थ साउथ नहीं लिखेगा तो दोनों आपके यानी कि कहीं समझ रहा, आप समझ चुके हो कि आंसर यही हो जाएगा। 23.5 66 के बीच में शीतोष्ण पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव 66 के बीच उत्तरी शीत कटिबंध पाया जाता है। ये सभी चीजें आपको पता होना जरूरी है भाई, क्योंकि आपको याद रख लेंगे, क्वेश्चन कहीं से बने आप लोग जवाब दे देंगे, क्योंकि देखो सभी बिहार में क्वेश्चन बन चुके हैं, है ना। पीआरटी क्वेश्चन आए हैं, यहाँ से भी आया है, उष्ण कटिबंध पूछ चुका, शीतोष्ण पूछ, अब बचा है क्या? शीत कटिबंध बचा है। अगले पेज पर यही दे देगा शीत कटिबंध को भी, तो याद रखेंगे भाई। हाँ यही होता है, हाई क्वेश्चन पढ़ने को भूल जाते हो, बोलना नहीं है भाई, अब मैं बोलने दूंगा नहीं, ठीक है। बस सभी प्रकार क्वेश्चन लाऊंगा, छोटे भी और बड़े भी और अच्छे भी और मोटे भी, पतले दुबले सब प्रकार के, ठीक है, जो सिलेक्शन में काम आएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? बांग्लादेश है, चीन है, या आपका पाकिस्तान है? सभी लोग कमेंट करेंगे, है ना। देखो मैं मैप के साथ, है ना, चित्र के साथ सब कुछ लेके आऊंगा, परेशान नहीं होना, आपको दिखा दिखा कर याद करा दूंगा, बस कंटिन्यू बने बस रहना, ठीक है। और जो कंटिन्यू बना रहा होगा, पहले से पढ़ा रहा होगा, तो उसको काफी चीजें हेल्प मिल रही होंगी और आंसर सही भी दे रहे होंगे आप लोग, है ना। तो याद रखना, भारत के सबसे लंबी भूमि सीमा साझा कौन करता है? बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अब देखो यहाँ पूछा था सबसे लंबी भूमि, अगर अब ये पूछ ले सबसे कम कहां हो जाएगा, तो आगे आ जाओ, है ना। ये देखो
है ना, पूरा बिल्कुल आपके सामने है, सब कुछ है, क्या है लीजिएगा, है ना। देश का नाम है, इधर आपके सीमा की लंबाइयां है, बांग्लादेश सबसे लंबा देखो दिख रहा है, और इधर अफगानिस्तान सबसे छोटा दिख रहा है आपको नीचे, याद रख लेंगे। ये आपका 4096 सबसे ज्यादा, 106 आपका क्या अफगानिस्तान किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखेंगे, जो पूछेगा वो आपके सामने, ये इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर आपके सामने मैप लगा है भाई, जिसको पढ़ना चाहता है वो अपना देख लेगा, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, आपको दिख जाएगा ये आपका पूरा, ठीक है। तो उसको लगा दिया गया है आप लोग पे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो सबसे छोटा किससे, यारना अफगानिस्तान, और सबसे लंबा, है ना, तो यारना आपका बांग्लादेश, दोनों को याद रखेंगे और याद भी होना जरूरी है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है लीजिएगा। कल भी मैंने आपको यहां से क्वेश्चन लिया था, क्या है ना, आज भी मैंने यहां से क्वेश्चन उठा लिया है, डेली यहां से कराऊंगा, आपको याद हो जाएंगी, परेशान नहीं होना। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धाराएं हैं, तो आपको याद हो गई होंगी अब तक, है ना। बेंगुला है, क्रोशियो है, लैब्राडोर है, कैन है, इनमें से कौन सी है ना, बताना है। केवल 1 2 है, 1 3 4 है, 2 3 4 है, जल्दी से कमेंट करो, फिर मैं आपको याद कराने कार्य करता हूं, है ना। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, क्या सही हो जाएगा। बहुत अच्छा आंसर आ चुका है, 1 3 4, बहुत सही। और लोग भी कमेंट करें, जरूरी नहीं है इनका आंसर सही हो, इनका आंसर मत दे देना सभी लोग, है ना। ये बहुत गलत आंसर देती है, इनकी बात मत करना, अपना अपना जवाब देना सब लोग, ठीक है। कॉपी मत कर लेना, नहीं एक के बजाय सब चले जाओगे साथ साथ, ठीक। आ जाओ, बात करें तो बेंगुला है, बेंगुला है, यानी पहला तो है सर, है ना, पहला है। क्रोशियो है क्या क्रोशियो, जल्दी बताओ, नहीं है। लैब्राडोर है, कैन है, यानी कि 1 3 4 क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने इसलिए ऐसा बोला था जिससे आपका कोई कॉपी ना करे, नैन्सी जी गुस्सा मत होइएगा, मैंने सिर्फ इसीलिए बोला कि आपका कोई कॉपी ना कर ले, बात है ना, ठीक है, गुस्सा मत होना। मैंने सिर्फ इसीलिए बोला कि भाई आपका कोई कॉपी ना कर ले। बेहतरीन, आपका आंसर बहुत अच्छा था, एकदम सही भी था। आइए मैं आपको मैप दिखा करके आपको बेहतर तरीके से सारी जल धाराओं को याद कराता हूं। देखना आपको, देखो यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी आंखों से देखना, आंखों को खोल खोल के देखना, क्या देखना है, जितनी आपको ये लाल लाल आंखें दिख रही हैं, ये सभी जितनी आपको लाल लाल दिख रही है ना, ये सभी आपकी कौन सी है, जल्दी से कमेंट कर देना, है ना। गर्म जल धाराएं कौन सी है, कि गर्म जल धाराएं हैं, जितनी आपको लाल लाल दिख रही है ना, कौन सी लाल लाल वाली कौन सी है, तो याद रखेंगे सभी साथी, कौन सी हो जाएंगी भाई, है ना। तो क्या यार ना, गर्म जल धाराएं हो जाएंगी। और देखो कैलिफोर्निया जो नीली नीली ठंडी ठंडी दिख रही है ना, कौन सी ठंडी ठंडी सर, जो ठंडी ठंडी है, कैलिफोर्निया ठंडी, पेरू हम्बोल्ट की धारा ठंडी, बेंगुला ठंडी, फॉकलैंड ठंडी, कनारी ठंडी, लैब्राडोर, ये सभी आपकी कौन सी है, ठंडी जलधाराएं हैं। कौन सी है, ठंडी जलधाराएं हैं। तो आपको एक एक आइए याद कराता हूं, फिर से बोलिएगा मेरे साथ, भाई क्या बोलना है, हाँ बहुत बेहतरीन, हाँ कुरोशियो गर्म है, कुरोशियो ठंडी है, बहुत बेहतरीन, है ना। चलिए आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं, गल्फ स्ट्रीम गर्म, फ्लोरिडा गर्म, केनी गर्म, है ना रेनल को गर्म याद रख लेना, सोमालिया धारा, सुसीमा की धारा, है ना, मोजाम्बिक, ये कुरोशियो, यही पूछा था क्या मैंने, कुरोशियो की धारा, है ना, ब्राजील की धारा याद रखने, अगुलहास की धारा, मेडागास्कर की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन, जिसको याद ना हो एक जगह लिखते चलो, है ना, कॉपी पेन उठा लो और याद करते चलो, वहां पर लिख लेना। जितनी ये लाल लाल वाले हैं, लाल आंखें दिखाने वाली हैं, सभी आपकी गर्म है, जितनी ठंडी ठंडी दिख रही है, नीली नीली वाली है, वो सभी आपकी ठंडी जलधाराएं हैं। इस तरीके से भाई आपको याद रख लेंगे भाई। हाँ गुस्सा से लाल हो जाते हैं, लाल, बिल्कुल सही इन्होंने कहा, रीना जी ने, बहुत अच्छा। अरे अभी पता है ना प्रिंस, जब एग्जाम हॉल में बैठ जाओगे ना, सच बता रहा हूँ, ये सत्य है ना, याद रखना, जब एग्जाम हॉल में बैठ जाते हो ना, आधा याद किया हुआ भूल जाता है, नानी याद आ जाती है यादों को, यही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं वहां पर, ठीक है, याद रखेंगे। चलेगा, आप देखो जो इंग्लिश मैन है मेरे बच्चे, है ना, जिनको इंग्लिश समझ में आती, हिंदी नहीं आती, मैं उनके लिए भी ले आया हूं भाई, है ना। तो इंग्लिश वालों के लिए है, ठीक है, उनके लिए मैप लगा है, पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आप इंग्लिश वाले बच्चे भी आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम से उनके लिए मैप भी है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ये बात ध्यान देंगे। तो इंग्लिश वालों के लिए भी है, ठीक है। आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट ये लीजिएगा, बाल्टिक सागर निम्नलिखित में से किस दक्षिण
किस देश की सीमा है? बाल्टिक सागर निम्नलिखित में किस देश की सीमा है? फिनलैंड से लगती है, लातविया से, बेलारूस से, जर्मनी से। निम्नलिखित कोड का प्रयोग सही उत्तर बताएंगे। 1 2 4 है, 2 3 है, 2 3 4 है। क्या सही जवाब हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करते हुए बढ़ेंगे एक बार। हाँ, वहां तो फिर कॉपी थोड़ी नहीं करेंगे, इसीलिए तो बता रहा था ना कि कॉपी नहीं करना है, अपने से अपना दिमाग का प्रयोग करना है, अपना चलाना दिमाग। ठीक है, तो बाल्टिक सागर निम्नलिखित किस देश की सीमा है? कमेंट करके बताएंगे सभी साथी, है ना। बहुत अच्छा, आंसर आना स्टार्ट हो चुका भैया। राम राम जी है, सभी का स्वागत है, आइए, है ना। बहुत अच्छा, आइएगा। तो बात करें तो क्या हो जाएगा? बाल्टिक सागर। अब देखो मैं इसका मैप दिखा रहा हूं, अभी आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। तो बात करें तो आपका फिनलैंड भी है, लाताविया भी है और आपका जर्मनी भी है ना। तो ये फिनलैंड, लाताविया, जर्मनी यानी कि 1 2 4 हो जाएगा। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों लगते हैं, लेकिन कौन सा नहीं लगता? 1 मिनट रुको, मैं आपको मैप दिखा देता हूं, है ना। ये देखो मैं आपके सामने मैप ले आया भाई, है ना। ये देखो आपको बाल्टिक सागर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? बाल्टिक सागर। वेट 1 मिनट, है ना। देखो ये आपको बाल्टिक सागर दिख रहा है क्या? बाल्टिक सागर दिख रहा है ना। अब देखो ये बाल्टिक सागर दिख रहा है। अब देखो एक बार ऑप्शन में आ जाना, है ना। देखो एक बार ऑप्शन, फिनलैंड है, लाताविया है, जर्मनी है, लेकिन बेलारूस नहीं है। तो बेलारूस को ढूंढो, कहां पर दिख रहा है आपको? जल्दी से ढूंढ के बताओ आपको बेलारूस कहां दिख रहा है? कहीं दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन में? बेलारूस कहां दिख रहा है? कमेंट करके बताओ कि सर जी यहाँ बेलारूस घुसा है। ये यहाँ पर देखो, नजर दौड़ाओ, बेलारूस, बेलारूस आ जाओ। ये देखो यहाँ पर बेलारूस है। कहां पर बाल्टिक सागर से टच हो रहा है? नहीं ना। हो गया क्लियर कट। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है। बेलारूस है ये यहाँ पर बेलारूस घुसा है, तो ये भी नहीं करेगा। लिथुआनिया देखो ये आपके सामने है ना। इंडोनेशिया ये आपके सामने दिख जाए, अगली बार ये नाम आ जाए तो याद रख लेंगे सभी लोग, ठीक है। ये पोलैंड हो गया, ये जर्मनी हो गया, जर्मनी भी था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रख लेंगे, बहुत बेहतरीन, गुड, ठीक है। इस तरीके से सभी साथी याद रख लेंगे। ये आपका रहा मैप। अब आगे आते हैं फिर से क्वेश्चन में। तो करेक्ट जवाब आपको समझ में आ गया होगा सभी साथियों को कि हाँ सर आ गया है, तो इसका याद रख लेंगे। तो सही जवाब 1 2 4 हो जाएगा। फिनलैंड, लाताविया और जर्मनी, बेलारूस नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 1। बहुत अच्छा, समझ में आ गया सभी को? क्लियर हो गया? यस या नो कमेंट करना। बहुत अच्छा, हाँ यही तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई। गलत भले हो जाए लेकिन आंसर जरूर देंगे, हाँ यही होना चाहिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस। लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व मोनोजाइट रेत का शोधन करने के बाद प्राप्त होता है? सोना है, थोरियम है, प्लूटोनियम है। कमेंट करके बताएंगे कौन सा तत्व है मोनोजाइट रेत शोधन करने के पश्चात प्राप्त होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कमेंट हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करते रहे। पीनट्स कैरामल चॉकलेट से भरा कैडबरी फ्यूज, भूखे पेट ना हो पाएगा। थोरियम, ओके, हाँ थोरियम ही दिया ना सभी लोगों ने, गुड। थोरियम बिल्कुल सही है भाई, जिन्होंने थोरियम दिया उनका सही हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? थोरियम वालों का सबका सही है। आ जाओ थोड़ा से देखो भाई, है ना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको पढ़ो थोड़ा से, सभी लोग पढ़ो ध्यान से, है ना। क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना। भारत में मुख्य मोनोजाइट का भंडार पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में मौजूद है। हाँ, तो मोनोजाइट कहाँ भंडार? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में मौजूद है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, देखो थोड़ा से थोरियम पूछा था ना मैं, इनका सभी का ले आऊंगा, है ना, कुछ छोड़ूंगा नहीं, है ना। आपके सामने हर चीज दिखा दूंगा भाई, इनके खोपड़ा से हो जाएंगे एग्जामिनर के, दे तो क्या दोगे, है ना। ये रहा आपका थोरियम। अब यह इसके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार सब कुछ आपके सामने है ना। परमाणु भार भी सामने आपके, परमाणु क्रमांक भी सामने आपके, याद रखेंगे। और ये देखो तत्व जो सोना ऑप्शन में था, सोना को देखो, इसका प्रतीक क्या होता है? एयू होता है। परमाणु संख्या 79 होती है ना, 79 याद रखेंगे। इसका उपयोग धन की सुरक्षा और वित्तीय विनिमय आभूषण, ठीक है। प्लूटोनियम ऑप्शन में था, पीयू, प्रतीक क्या होता है? पीयू, है ना। परमाणु संख्या 94 N94। या हृदय पेसमेकर के लिए विद्युत, है ना। ये यार ना क्वेश्चन आ जाता है, हृदय पेसमेकर के लिए कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? हृदय पेसमेकर लगाया जाता है ना जिसका खराब हो जाता है, उसमें पेसमेकर लगा दिया जाता है ना, जिसको काम कंटिन्यू करता रहे, चलता रहे। तो याद रखना क्या? प्लूटोनियम,
है ना, तैयार है ना प्लूटोनियम का, है ना। ईंधन परमाणु ऊर्जा संयंत्र में भी क्या, प्लूटोनियम। रेडियम को याद रखेंगे, रेडियम का तत्व क्या, Ra। परमाणु क्रमांक क्या, परमाणु संख्या आपका 88। ये किसके लिए, कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी में प्रयोग किया जाता है ना। रेडियोथेरेपी में याद रखना कौन सा, रेडियम, है ना। तो रेडियो में, है ना, तो याद रख लेंगे सभी लोग, रेडियोथेरेपी में कौन सा प्रयोग किया जाता है, जो इलाज में काम आता है, गाना सुनने वाला रेडियोथेरेपी नहीं, है ना। जो दवा और कैंसर के लिए प्रयोग किया जाता है ना, रेडियोथेरेपी होता है, उसमें रेडियम, ठीक है। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, आपको पीछे मिल गया थोरियम, ठीक है। ये सभी चीजें और भी याद रख लेंगे, जो जरूरत की चीजें हैं सब कुछ यहाँ पर मिलेंगी। ये भैया एग्जाम मास्टर है ना, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, बेहतर मिलेगा, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन होता है, ठीक है, ध्यान देंगे। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में शामिल नहीं है भाई, है ना, ध्यान से पढ़िएगा। कौन सी नदी है जो पंचनद में शामिल नहीं है ना, तो कौन सी हो जाएगी जो पंचनद में शामिल नहीं है, रावी, चिनाब, सिंधु, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं भाई। सभी लोग कमेंट कर देंगे पंचनद में शामिल नहीं कौन सी, गुड, चलेगा। सभी साथी पर कमेंट कर देंगे पंचनद में कौन सी नदी शामिल नहीं है। सभी का आंसर आना चाहिए। क्लास को शेयर करो यार, इसको 100 की पार पहुंचाओ, मजा नहीं आ रही है ना। सिंधु आंसर आ चुका है प्रिंस जी का, एकदम सही जवाब है भाई। क्या हो जाएगा, सिंधु, है ना। तो सही जवाब सिंधु हो जाएगा, ये बात याद रख लेंगे, सिंधु एकदम सही जवाब हो जाएगा, ये करेक्ट जवाब हो जाएगा, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सी नदी पंच, भाई रिपीटेड है, सिंधु हो जाएगा, हाँ ये है यहाँ पर, ठीक है। तो पंचनद, पंजाब की 5 नदियों को दिया गया नाम है सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, है ना। तो इनका नाम याद रखेंगे, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये आपकी पंचनद की नदियां है ना। मिलेगा, ऐसा नहीं है कि पंचनद मैंने नहीं बताया कौन कौन सी नदी होती है, जिनको नहीं पता था वो शांत बेचारे बैठे रहते हैं, शायद सर के मुंह से निकल जाए। अरे भाई यहाँ सब मिलेगा, वो भी नहीं छूटेगा, है ना। तो पंचनद में कौन कौन से, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, इन 5 नदियों की याद रखना, इन्हीं को पंचनद के नाम से जाना जाता है। और ये सभी सिंधु की सहायक नदियां भी हैं, लेकिन सिंधु को भैया पंचनद में शामिल नहीं किया जाता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, लीजिएगा, ये रही सिंधु नदी, भैया उद्गम इनका कहां कैसे होता है, सभी का है, एक एक करके आप लोग पढ़ लेना। मैं लगा दिया है आपको कटिंग पेस्ट सब कुछ, है ना। देखो सब कुछ लिखना थोड़ा से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर क्वेश्चन भी तो कराना है मेरे को, है ना। सिंधु नदी उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी, चीन में तिब्बत क्षेत्र में बुखरचू के पास हिमनद से होता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिंधु नदी का उद्गम बता दीजिए कहां से होता है, तो बोखरचू के पास, कहां, चीन में तिब्बत क्षेत्र में बोखरचू के पास से आपके किसका, सिंधु का उद्गम होता है, याद रखेंगे। मुहाना, अरब सागर, कराची के पूर्व में पाकिस्तान में। सिंधु भारत में केवल, भारत में लद्दाख के लेह जिले से होकर बहती है, तो सिंधु भारत में केवल कहा, भारत के लेह लद्दाख से ही सिर्फ बहती है, बाकी जगह से नहीं, सीधे निकल जाती पाकिस्तान से। झेलम नदी उद्गम कश्मीर की घाटी दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल की तलहटी में स्थित बेरी नागा में एक झरना है, वहां से, ठीक है। मुहाना पाकिस्तान में चिनाब नदी हो जाएगा। आगे, या श्रीनगर में बुलर झील से होकर बहती है, कौन सी, झेलम नदी बुलर झील से होकर बहती है, ये भी याद रखेंगे। आगे आ जाओ, चिनाब को देख लो, उद्गम, या 2